नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में जो चल रहा है वो है आपका समास। ठीक है, समास की एक क्लास हम लोगों ने पढ़ ली है, जिसमें अव्ययी भाव समास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज का जो सेशन है दोस्तों वो आपका रहेगा अव्ययी भाव के आगे हम लोग बढ़ेंगे और दूसरे समास की ओर बढ़ेंगे। देखिए आपको 6 समास पढ़ने, क्रम उसका चाहे जो हो, ठीक है, तो सुविधा के हिसाब से देखिए अब दूसरे नंबर पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा कर्मधारय समास। क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास। ठीक है, तो आज हम लोग कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी चीजें हैं उनको पढ़ते चलेंगे। देखिए समास में कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी ना जो हमेशा आपको कंफ्यूजन पैदा करती हैं। ठीक है, और परीक्षा में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और ऑप्शन मान लिए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन, अगर 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं तो उनको कॉमन उत्तर भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास में क्या है, सबसे पहले समझिए कर्मधारय और एक समास है आपका द्विगु समास। क्या? कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, अब दोनों में अंतर आपको समझ करके तब चलेंगे, जब तब आपको कर्मधारय समास बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कर्मधारय समास में हमने बताया था कि जो आपकी परिवर्तन की जो आपके 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या आता है? यहां पर पहले विशेषण, मतलब जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। किसमें? कर्मधारय में। ठीक है, और द्विगु की बात करें तो द्विगु में भी यही होगा कि इसमें भी जो पहला पद होगा वो विशेषण और दूसरा पद क्या होगा दोस्तों? संज्ञा होगा। ठीक है, दोनों में विशेषण आया है पहले, उसके बाद ही आपकी क्या है? संज्ञा आई है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यदि ऐसा है तो इसको आप कैसे समझेंगे, अंतर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप विशेषण की ओर ध्यान दीजिए। आपको विशेषण पढ़ाया जा चुका है। विशेषण 4 प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सार्वनामिक, या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और आपका दूसरा है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। ठीक, उसके बाद तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां पर क्या है, अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है, या इसको देखें तो यहां पर संख्या की बात हुई है तो ये संख्यावाची है, मतलब ये संख्या बता रहा है। बाकी के अगर तीनों को देखें तो तीनों क्या है? असंख्यावाची हैं, मतलब संख्यावाची नहीं है। ठीक है, तो अगर संख्यावाची नहीं है दोस्तों तो इनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, और जो संख्यावाची है इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो अब यहां पर आपको समझने वाली बात है कि अगर संख्यावाची विशेषण आता है, ठीक है, संख्यावाची विशेषण आता है तो ये कहां जाएगा? ये द्विगु समास में जाएगा। और यदि संख्यावाची विशेषण के अलावा ये तीनों आते हैं तो ये कहां जाएंगे? ये कर्मधारय समास में जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो ये जो सार्वनामिक या संकेतवाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण जहां आएगा और उसके बाद आपको संज्ञा मिलेगी तो उसे कहां ले जाएंगे आप? उसे ले जाएंगे कर्मधारय में। और संख्यावाची विशेषण आपको मिलेगा तो कहां ले जाएंगे? द्विगु समास में ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, ये चीज आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए आगे बात हो रही है कर्मधारय की। ठीक है, बात हो रही है कर्मधारय समास की। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने अभी आपसे बात किया कि यहां पर आपको विशेषण और संज्ञा क्या मिलेगा? संज्ञा मिलेगा। ठीक है, आपने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो यही जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा, और जो विशेषण बताएगा वही क्या, जो विशेषता बताएगा वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो विशेषक हो जाता है। तो यहां पर आपको विशेषण और विशेष्य समझ गए आप, ये संज्ञा ही क्या है? विशेष्य हो जाती है। ठीक, समझ गए? अब यहां देखिए जैसे बात हुई विशेषण,
और एक चीज और आपको कर्मधारय में मिलता है, उपमान और उपमेय। क्या है? उपमान और उपमेय। तो दो चीजें मिल गई आपको, या तो विशेषण विशेष से होगा या तो उपमान और उपमेय होगा। बात आई उपमान क्या है और उपमेय क्या है, तो आपको कर्मधारय समास में एक चीज और देखने को मिलेगी कि किसी से समानता दिखाई जाए जहां पर, ठीक है, जहां किसी से समानता दिखाई जाए तो वहां भी आपका कर्मधारय समास होगा, और जहां विशेषता बताई जाएगी किसी संज्ञा की वहां भी आपका कर्मधारय समास होगा। देखिए उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमेय समझिए कि जिसकी विशेषता या जिसकी समानता बताई जाती है, जिसकी समानता, ठीक है, और ये है जिससे समानता, ठीक है। मतलब आपको मैं बताऊं, कमल नयन, ये देखिए कमल नयन है, ठीक है, मतलब कमल के समान नेत्र या कमल के समान नयन। तो देखिए कमल और नयन, अब यहां समझिए आप क्या है, इसमें नयन की जो है समानता किससे दिखाई जा रही है? कमल से दिखाई जा रही है। किससे? कमल से दिखाई जा रही है। मतलब जिससे विशेषता जिससे समानता दिखाई जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और जिसकी वो हो जाएगा उपमेय। मतलब यहां नयन जो है उपमेय हो गया और कमल आपका क्या है? उपमान हो गया। मतलब जिसकी उपमा दी जाएगी उपमान, जिससे उपमा हाँ, जिसको उपमा दी जाएगी, जिसको मतलब यहां पर नयन है तो ये आपका उपमेय हो गया, और जिससे उपमा दी जाती है मतलब जिससे तुलना की जाएगी वही आपका उपमान हो जाएगा। चीज समझ गए? अब देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा अगर हम इसकी देखें तो क्या हो जाएगा। परिभाषा की अगर हम बात कर लें, सीधी सीधी परिभाषा की, देखिए आपने प्रधानता के आधार पर भी देखा है, तो प्रधानता के आधार पर आपने क्या देखा था कि चार प्रकार के थे, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान या उभय पद प्रधान, और चौथा था आपका कि अन्य पद प्रधान मतलब उभय पद अप्रधान, मतलब उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो ये जो कर्मधारय समास आता है ये आपका किसमें आता है? उत्तर पद प्रधान में। पद प्रधान मतलब कर्मधारय समास में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। प्रश्न अब बनने लगे हैं इस तरीके से भी, ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें जो होगा देखिए, इसमें प्रथम व द्वितीय पद, प्रथम पद व द्वितीय पद, मतलब प्रथम पद और उत्तर पद या पूर्व पद और उत्तर पद में जो संबंध होगा वो किसका संबंध होगा? या तो उपमान उपमेय का संबंध होगा, उपमान और उपमेय का, उपमेय का, ठीक है, संबंध किसका किसका होगा? या तो एक उपमान होगा, या तो उपमान होगा एक और दूसरा उपमेय होगा, या ठीक है उपमेय का संबंध होगा, या क्या होगा? विशेषण और विशेष्य होगा। क्या होगा दोस्तों? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा क्या हो? प्रथम व द्वितीय पद में उपमान और उपमेय का या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो वो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा या उपमान और उपमेय का संबंध होगा तो कौन सा समास? कर्मधारय समास, और उत्तर पद प्रधान मतलब द्वितीय पद प्रधान होगा। डन है, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहां पर कुछ उदाहरण लेकर हम लोग चलते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो आपको दो जगह पर मिलेंगी, ठीक है, तो वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले हम लोग साधारण सा देख लेते हैं, जैसे महात्मा। क्या है दोस्तों? महात्मा, ये आपका जो है कर्मधारय समास में आएगा। कैसे? अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। चरण कमल देख लीजिए, क्या है? चरण कमल है, कमल नयन है, ठीक है, चंद्रमुख है। ये सब जो आपके हैं ये सीधे सीधे जो है किसमें आ जाएंगे? कर्मधारय में आ जाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए आप, जैसे मृग नयन है,
ठीक है। इन सब का विच्छेद अभी आपको समास विग्रह भी करके दिखाएंगे हम, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाइए। जैसे प्राण प्रिय है, ठीक है। अब देखिए यहां आप समझिए, ये आपका महात्मा है, मतलब महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, मतलब यहां आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, महान है, ठीक है। आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है दोस्तों, महान है, ठीक है। चरण कमल की बात करें तो क्या है कि जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है, मतलब चरण कमल का आपका हो जाएगा कि दोस्तों कमल के समान चरण, क्या, कमल के समान चरण। अब यहां समझिए क्या है, यहां जो है कमल और चरण में समानता दिखाई गई है, मतलब उपमान और उपमेय की बात आ गई, ठीक है। क्या आ गई, उपमान और उपमेय की बात आ गई। तो जो है चरण की समानता किससे, कमल से दिखा दी गई है, ठीक है। तो यहां पर आपका उपमेय उपमान आ गया, तो भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, ठीक है, मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली, तो चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख, ठीक है। तो चंद्रमुख यहां भी उपमेय उपमान आया, ठीक है। तो ये भी मृग नयन, मतलब मृग के समान नयन, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, मृग के समान नयन भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, मतलब प्राणों को जो प्रिय हो, ठीक है। तो वो ये भी जो प्राण प्रिय है, ये भी देखिए प्रिय की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, तो विशेषता बता रहा है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आप एकदम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। देखिए इतने उदाहरण से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको ढेर सारे उदाहरण पढ़ने होंगे। जैसे मान लीजिए महासागर है, ठीक है, महाकवि है। देखिए महाकवि में भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाकवि जो है कि महान है जो कवि, लेकिन ये किसी एक कवि के लिए नहीं आता है, ठीक है। अगर एक किसी कवि के लिए आता तो वो बहुब्रीहि में होता, लेकिन ये एक कवि के लिए नहीं है, तो ये किसमें आएगा, महान है जो कवि अर्थात कर्मधारय, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। इसके और भी उदाहरण है जो आप अभ्यास करते रहेंगे, इसका टेस्ट भी मैं कराऊंगा, तो वहां तमाम सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। जैसे परम आनंद है, मतलब परम है जो आनंद, परमानंद, तो ये भी आपका कर्मधारय में, मतलब आनंद की विशेषता बताई जा रही है कि वो परम है, ठीक है। तो ये भी आपका किसमें जाएगा, कर्मधारय में चला जाएगा। एक जो बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, पुरुषोत्तम, क्या है दोस्तों, पुरुषोत्तम। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका विच्छेद देखिए डिपेंड करता है विच्छेद पर, किस पर, विच्छेद पर। जैसे बात आई पुरुषोत्तम की, तो इसके दो विच्छेद हो जाएंगे, क्या, एक हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष। अब देखिए अगर आपने विच्छेद पहला वाला किया है, तो ये तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, और उसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष, मतलब सप्तमी वाला। अगर आप कहेंगे उत्तम है जो पुरुष, तो इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो उत्तम है, तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। अब बात आई कि सर परीक्षा में आया तो क्या लगाएंगे, तो दोस्तों यही सारे प्रश्न तो विवादित बनते हैं, ठीक है। अगर पुरुषोत्तम में समास आपसे पूछ लिया गया, तो अब जो है आपको ऑप्शन में केवल एक ही मिलेगा, चाहे तत्पुरुष मिलेगा चाहे कर्मधारय मिलेगा, ठीक है। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता भी है कि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, तो ये नंबर आपके दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, नंबर या तो कॉमन किया जाएगा, ठीक है। डन है। अब चलते हैं आगे। तो ये रहा आपका कर्मधारय समास। इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, क्या कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है। इस तरीके के जो है, कापुरुष है, सुपुत्र कुपुत्र कापुरुष, ठीक है। अब यहां पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहां तो ये उपसर्ग है, ठीक है। अगर उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों एक चीज समझिए कि जहां पर उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग किसके रूप में आए,
विशेषण के रूप में आए, विशेषण के रूप में आता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। कैसे? सुपुत्र मतलब क्या हो जाता है कि सुपुत्र मतलब जो पुत्र लायक होता है, ठीक है, तो वो पुत्र क्या विशेषता बता रहा है ना, तो ये कर्मधारय में। कुपुत्र क्या है? नालायक पुत्र हो गया, तो ये भी विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय। का पुरुष मतलब कायर पुरुष, क्या है? कायर पुरुष है। कायर पुरुष आया तो भी किसमें हो जाएगा दोस्तों? ये जो है विशेषता बता रहा है, मतलब ये भी कर्मधारय समास में हो जाएगा। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो इन्हीं सारे प्रश्नों में आपको उलझाया जाता है, बाकी के प्रश्नों में नहीं उलझाया जाता है। जैसे एक और आता है आपका नीलकंठ, क्या आता है? नीलकंठ आता है, वहां भी लोग उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नीलकंठ, यदि आपको देखिए, नीलकंठ के दो विच्छेद होते हैं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, वो हो गया नीलकंठ। नीला है जो कंठ पीछे दिख नहीं रहा होगा अगर तो, नीला है जो कंठ नीलकंठ, और दूसरा क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब दोस्तों, अब दोनों विच्छेद के अलग अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय में, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा किसमें? बहुव्रीहि में। अब आप बताइए, यदि ये शब्द दे दिया है तो उत्तर में क्या लगाया जाना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसे प्रश्न आपको जो है दिए जाते हैं तो एक ही ऑप्शन उसमें आता है, या तो कर्मधारय आएगा या तो बहुव्रीहि आएगा। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन आता है तो आप सबसे पहले बहुव्रीहि प्रेफर करेंगे, उसके बाद कर्मधारय प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पहले बहुव्रीहि, उसके बाद कर्मधारय। यदि सीधा सीधा पर्यायवाची किसी का मिलता है तो वो आप बहुव्रीहि में लगाएंगे, और अगर जो है बहुव्रीहि नहीं दिया है तो आप कर्मधारय में लगाएंगे। डन है? चलिए अब एक और देख लीजिए, आपको जो है जब विशेषण दो बार आए, जैसे लाल लाल, काला काला, ठीक है, इस तरीके से जब आपको मिले, या मिले गोल गोल, ठीक है, ये सभी विशेषण है। और जब विशेषणों की पुनरावृत्ति हो दो बार तो वहां पर आपका कर्मधारय समास मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्मधारय। वैसे ये पूछा नहीं गया है कभी, ठीक है, लेकिन और देख लीजिए, जैसे तिल पापड़, ये तो मान लीजिए इसके अंतर्गत नहीं है। तिल पापड़ में वैसे ही आपको और भी उदाहरण बता रहा हूं, मतलब जो पापड़ तिल से बनता है, ठीक है, तो तिल पापड़ विशेषता क्या है कि ये तिल से बना हुआ पापड़ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तिल पापड़ भी आपका उसी में चला जाएगा, ठीक है। डन है? अब देखिए, इतनी सारी चीजें आप समझ गए, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ। तो लाल लाल, काला काला, गोल गोल, कर्मधारय समास के बारे में इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, यहीं से आपको प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जहां भी प्रश्न आपको बनेगा आप तुरंत समझ जाएंगे। डन। बाकी जो भी चीजें आपके अभ्यास से संबंधित है वो टेस्ट में कराई जाती रहेंगी। अब देखिए, अगला आपका जो समास आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा द्विगु समास। जो समास अभी जो है इसके साथ में हमने देखा, देखिए द्विगु समास, ये आपका तीसरा है। द्विगु समास, आप जानते हैं कि संख्यावाची द्विगु क्या है? जो संख्यावाची होता है वो किसमें जाता है? द्विगु में जाता है। इसमें भी आपको क्या क्या मिलता है कि पहला पद जो होता है विशेषण, और दूसरा पद आपका संज्ञा है। लेकिन यहां विशेषण क्या होगा दोस्तों? सीधी सीधी बात, ये संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों? जो समस्त पद होता है, देखिए पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा, और जो पूरा समस्त सामासिक पद होता है, समस्त पद जो है वो समूह का बोध कराता है। किसका? समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, ठीक है। देखिए समास में बेसिक चीज आप समझ जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें अभ्यास पर ही निर्भर करती हैं। तो अभ्यास आपको बराबर करते रहना है, ठीक है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको चीजें स्पष्ट होती रहेंगी। इस समास पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनका एक टेस्ट आपको जरूर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाए और पता चल जाए कि प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। पीछे की जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं मैं वो सारी प्रश्न आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए,
यहां समस्त पद जो है वो समूह का बोध कराता है। समूह या इसे ही आप समाहार कह सकते हैं, इसे समाहार या समूह का बोध कराता है। ठीक है, और क्या बताया हमने कि ये संख्यावाची होगा पहला पद, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि द्विगु समास की बात हो रही है, तो यहां पर क्या है, उत्तर पद प्रधान। हाँ, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि आपने देखा था तत्पुरुष है, कर्मधारय है और द्विगु है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। तो यही आप लिख लीजिएगा कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद संख्यावाची विशेषण, दूसरा पद क्या है, संज्ञा है, जो कि जान ही रहे कि प्रधान होगा, और समस्त पद किसका बोध कराते हैं, समाहार या समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण लेकर हम लोग देखते हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, तो उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे जैसे आपका है तमाम चीजें हैं, जो साधारण से उदाहरण है वो उदाहरण तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे आपका है सप्तऋषि है, सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि। अब आप कहेंगे कि यहां पर संख्यावाची है, क्या है, संख्यावाची है। ठीक है, और ये क्या है, संज्ञा है। तो जहां आपका संख्यावाची विशेषण मिला और संज्ञा मिला, वहां आपने क्या लगा दिया, तुरंत आपने लगाया द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। इसका आप विच्छेद करेंगे तो 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। देखिए इसमें लिखने में थोड़ा सा जो है लिखने में बहुत सुविधाजनक नहीं है ये, लेकिन आप समझ रहे हैं, सप्तऋषि का मतलब है कि 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, और दोस्तों जैसे बहुत सारे हैं, जैसे दोपहर, अभ्यास आपको करते रहना है, दोपहर। ठीक है, मतलब दोनों पहर का समूह, क्या है, दोनों पहर का समूह हो जाता है दोपहर। ठीक है, सप्ताह, ठीक, दोपहर का मतलब है दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। तो यहां समूह या समाहार की बात हुई, तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, द्विगु समास। और संख्या आप देख रहे हैं 2, तो संख्या आपने देखा संख्यावाची हो गया, द्विगु समास हो गया। अभी और भी संख्यावाची हैं जो द्विगु नहीं होते हैं, उनको भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, द्विगु कौन से नहीं होंगे वो आप अभी तुरंत समझ जाएंगे। सप्ताह है, सप्ताह में क्या होता है दोस्तों, सप्त अहनों का समूह। देखिए सप्त लिखने में बड़ा असुविधाजनक हो जा रहा है, सप्त अहनों का समूह, सप्त अहनों का समूह। अब अहन क्या होता है, तो अहन का मतलब होता है दिन। आप इसको और लिख सकते हैं कि 7 दिनों का समूह, क्या है, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। यहां समूह या समाहार की बात आई तो आपने तुरंत क्या लगाया, द्विगु समास लगा दिया, डन है। और देखिए जैसे त्रिलोक, नवरत्न, ये सब आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शताब्दी, ठीक है, दोपहर आपको बता दिया, एकांकी। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके किसमें आते हैं, चौराहा तो जग जाहिर है, ये तो हर कोई जानता है, चौराहा है। ठीक है, तो ये सब आपके किसमें आ जाते हैं दोस्तों, ये सब आपके आते हैं द्विगु समास, जो कि संख्यावाची वाला होता है। ठीक है, किसमें आते हैं, द्विगु समास आता है संख्यावाची में। चलिए अब देखिए, त्रिलोक मतलब क्या होता है, 3 लोकों का समूह, नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, एकांकी मतलब 1 अंक का समूह, क्या, या 1 अंक वाला। तो ये एकांकी जो है ना, ये भी आपका इसी में आता है द्विगु समास में। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, ठीक है, 4 रास्तों का समूह। तो ये सारे जो आपके हैं ये क्या बता रहे हैं, समाहार बताते हैं, तो यह समूह का बोध कराते हैं, और संख्यावाची भी है, क्या है, संख्यावाची भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाची विशेषण है, तो तुरंत आप इसको लगाएंगे द्विगु समास। क्या हो गया आपका, द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जो फंसाने वाला होता है वो क्या है, द्विगु समास। जैसे मैंने कहा दशानन, ठीक है, दशानन की बात आ गई, पंचवटी की बात आ गई। ठीक है, दशानन पंचवटी इन सब की जब बात आती है
तब आपको क्या करना है, देखिए दशानन का अगर हम विच्छेद करें तो दो तरीके से होता है। क्या? 10 मुखों का समूह, एक तो होगा 10 मुखों का समूह और दूसरा होगा 10 हैं मुख जिसके। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि 10 हैं मुख जिसके तो रावण, ठीक है। तो जब आपका विच्छेद ये वाला होगा तो बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ये वाला विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। अब बात आई कि सर वहां पर तो शब्द दे करके पूछता है, तो भैया मैंने बताया है कि जहां भी आपका बहुब्रीहि समास आ जाए, ठीक है, जहां भी आपका तीसरा अर्थ आए बहुब्रीहि समास आए तो वहां आप बहुब्रीहि लगाएंगे, बाकी कोई समास वहां पर नहीं होगा, ठीक है। मतलब बहुब्रीहि को आप सबसे आगे कर दीजिए। होता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में यही मान्यता हो गई है कि बहुब्रीहि अगर है तो बहुब्रीहि ही लगाना है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। जबकि होता तो यही है ना कि विच्छेद हम जान रहे हैं, हमारे मन में है विच्छेद। जो कॉपी चेक कर रहा है, जो परीक्षा ले रहा है, उसको कैसे पता कि हमारे मन में पहला वाला आया या दूसरा वाला आया? लेकिन है क्या कि बहुब्रीहि जहां पर होता है वहां बाकी सभी समास को पीछे छोड़ दिया जाता है, तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे। जैसे पंचवटी है तो 5 वटों का समूह, मतलब 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। क्या है दोस्तों? 5 वृक्षों का समूह है। और एक दूसरा था कि जो पंचवटी जहां पर सीता जी निवास करती थी वो वाला है आपका, ठीक है। जैसे 5 वटों से घिरा स्थल, तो उसे पंचवटी जब कहा जाएगा तो वो सीता जी वाला स्थल है, तो वो बहुब्रीहि आएगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि 5 वटों का या 5 वृक्षों का समूह, तो ये आपका किसमें जाएगा? द्विगु समास में जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि द्विगु समास है समास है कि क्या है? तो विच्छेद से ही पता चलता है, विग्रह से ही पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए जहां पर आपका एक योगरूढ़ अर्थ आता है तो वहां पर आप हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों? आप हमेशा जो है बहुब्रीहि समास लगाएंगे, ठीक है। ये यही परीक्षा में सही भी माना जाता है आपके, डन है। जबकि होता यह है कि विग्रह से ही डिसाइड किया जाता है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब देखिए दोस्तों आपका क्या है, यहां पर एक और आता है कि जो संख्याएं या गिनतियां होती हैं, गिनतियां जो होती हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें देखिए दोस्तों सीधी सी बात होती है। एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दो तरीके हैं, एक तो जो परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न है वो आप समझ लीजिए, और जो नहीं पूछे जाते उनको भी समझ लीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की जो गिनती होती है, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक की जो गिनती होती है ये आपका आता है द्विगु समास में। इसमें द्विगु समास में आता है। और 10 20 इस तरीके से जो आता है, 10 20 30 40 50 इस तरीके से करके 100 तक जो जाएगा, ये आपका किसमें आ जाता है? ये आपका आ जाता है दोस्तों द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास। क्योंकि ये क्या बताता है? ये समाहार बताता है, ठीक है। मतलब 10 का समाहार हो गया। देखिए और दोस्तों बात करें कि अगर कह दे 61 24, ठीक है, अगर मैं लिख दूं 24, देखिए बात करें 24 या 61, मतलब जो बीच की गिनतियां हैं 1 से 9 तक, इधर 10 तक छोड़ दिया आपने, ठीक है, और 10 20 30 40 50 ये समूह को दिखाती हैं, तो ये आपका आ जाता है द्विगु समास में। ये कभी पूछा नहीं जाता है, कभी ना तो पूछा जाता है ना पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है आपसे? यही वाला। जैसे दे दिया 24, ये पूछा भी गया है आपसे, दे दिया 61 है, ठीक है, तो इसका विच्छेद क्या होता है? इसका विच्छेद होगा 20 और 4। क्या? 20 और 4, ठीक है। इसका क्या विच्छेद होगा? 60 60 और 1। और जैसे इस तरीके से विच्छेद हुआ, तुरंत ये किसमें चला जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास में चला जाएगा। आप यहां पर द्विगु समास लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसमें चला जाएगा? ये आपका द्वंद्व समास में। और यही संख्याएं ही आपसे पूछा ही जाता है। जो ये संख्याएं पूछेगा तो आप किसमें लगाएंगे? द्वंद्व समास में लगाएंगे। उसमें भी इतरेतर द्वंद्व में आता है, वो आगे देखते हैं, ठीक है। समझ गए आप? तो ये आपका रहा क्या दोस्तों? ये आपका
द्विगु समास भी समाप्त हुआ। ठीक, अब इसमें भी कुछ ऐसा नहीं बचा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, चलिए द्विगु समास में हमने आपको कर्मधारय के बारे में भी उसमें भी बता दिया है। क्या आपका जो है जो बहुब्रीहि में जाएगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप समझ गए कि 24, 61, 60 ये सब क्या है। 60 तो दूसरे में जाएगा, लेकिन 24 जो है, 61 जो है वो आपका इसी में आएगा। डन है, अच्छे से समझ गए आप। नोट्स आप लोग अपना बनाते रहिए, क्योंकि इसका पीडीएफ दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत घाच पाच हो जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो समास आता है वो आता है द्वंद्व समास। क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में आपसे बताया गया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर ये किसमें आता है, उभय पद प्रधान में आता है। इसमें उभय पद प्रधान। ठीक है, तत्पुरुष समास आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा उसमें अलग अलग करके बताना है तो उसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, उभय पद प्रधान मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे उसमें। ठीक है, क्या दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, तो जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाता है। क्या द्वंद्व समास हो जाता है। अब देखिए द्वंद्व समास को एक बार समझ जाइए कि यहां पर जो होता है, बताया जाता है कि योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन हमने बताया जहां जहां योजक चिन्ह लगा होता है वहां वहां द्वंद्व समास नहीं होता है, हर जगह पे नहीं होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है दोस्तों कि अगर योजक लगा, अभी हमने आपको बताया लाल लाल, अब बताइए यहां कैसे योजक चिन्ह तो है, कैसे द्वंद्व हो गया, ये तो गलत हो जाएगा ना। थोड़ा सा समझ करके चलना होगा। जैसे जब द्वंद्व समास के पदों का जब विग्रह करेंगे आप ना, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जब आप विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आएगा, और, या तो और आएगा या अथवा या। ठीक है, ये सारी चीजें जब आएंगी तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पर आपका द्वंद्व समास आता है। ठीक है, यहां पर विलोम शब्द भी आते हैं। ठीक है, और विलोम शब्द की तरह वाले भी शब्द आते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द जैसे दिन रात है, क्या दिन रात, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये विलोम शब्द तो हुआ। तो और, अथवा, या, ये सब जहां पर बीच में आएगा उनके, जब आप अलग करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दूध रोटी, क्या है, दूध रोटी, आपका इसका प्रकार भी नहीं पूछता हिंदी में। ठीक है, प्रकार मैं फिर भी बता दूंगा। ठीक है, दूध रोटी हो गया, माता पिता। ठीक है, क्या हो गए, माता पिता है, आकाश पाताल, राजा प्रजा, क्या है दोस्तों, राजा प्रजा है। ठीक है, नर नारी है। इस तरीके से जितना भी उदाहरण आपको मिलेगा वो किसमें चला जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास में। तोड़ेंगे कैसे, दूध और रोटी, क्या आएगा बीच में, दूध और रोटी, माता और पिता, आकाश और पाताल, राजा और प्रजा, नर और नारी। ठीक है, ये आपने तोड़ा, नर और नारी। और देखिए और उदाहरण आपके पास है, जैसे भला बुरा, मतलब भला या बुरा। ठीक है, जैसे ठंडा गरम, क्या है, ठंडा गरम मतलब ठंडा या गरम। ठीक है, जैसे कहे यश अपयश। ठीक है, ये चीजें आप समझ लीजिए। जैसे लाभा लाभ है। ठीक, आप कहे पाप पुण्य, पाप या पुण्य है, पाप और पुण्य भी आपको मिलता है। ठीक है, तो पाप और पुण्य भी आप लिख सकते हैं। ऊंच नीच मतलब ऊंच या नीच। अब यहां समझिए, इसका विच्छेद करेंगे आप तो बीच में या आएगा, क्या, या अथवा, क्या आएगा दोस्तों, या आएगा। ठीक है, अब और अगर हम उदाहरण देखें तो और भी उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कपड़ा लत्ता, क्या है, कपड़ा लत्ता है। ठीक है, इसी तरीके से है साग पात। ठीक है, इस तरीके के उदाहरण बहुत कम ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे बाल बच्चे। अब देखिए
समझना क्या है आपको, इनको जब आप लिखेंगे ना तो कपड़ा लत्ता जब आप बोलते हैं तो क्या लगता है, कपड़ा लत्ता के साथ और भी सारी चीजें, कपड़ा लत्ता और भी उसके साथ जो चीजें वो भी रखना है। जैसे कहा गया कि कपड़ा लत्ता अपना रख लीजिए, तो आपने कपड़ा लत्ता ब्रश ये मंजन सब कुछ आपने उसमें लिख लिया, मतलब कपड़ा लत्ता आदि का यहां पर बोध हो रहा है कि मतलब उसके साथ और भी चीजें हैं। ठीक है तो द्वंद्व, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता द्वंद्व ही है, साग पात, लेकिन इसके साथ आदि का भी है, मतलब और भी कुछ चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है दोस्तों, ये जो तीन हमने अलग अलग करके लिखा है ना, यही तीन प्रकार भी है इसके। पहला वाला जो प्रकार ये था, ये इतरेतर द्वंद्व है, और ये वाला जो है ये आपका है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या? वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें अक्सर करके क्या मिलता है, इसमें आपको विलोम मिलेगा। ठीक है, यहां बीच में और मिलेगा, और यहां पर आदि वाला जो है ये आपको हमने बताया था कि ये जो आपका होगा ये समाहार द्वंद्व। क्या होगा? समाहार द्वंद्व, मतलब ये समाहार की बात करेगा। जैसे मैं लिख दूं आपाद मस्तक, मतलब पैर से सिर तक का जितना भी है सब, सबका समाहार, सभी अंगों का समाहार हो जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा? आपका आपाद मस्तक में चला जाएगा, मतलब समाहार द्वंद्व में चला जाएगा। कपड़ा लत्ता ये समूह की बात कर रहा है, कपड़ा लत्ता उसके साथ और भी कई सारी चीजें, समझ गए आप? तो ये आपको याद करके चलना है इतनी चीजें। ठीक है, तो ये रहा आपका द्वंद्व समास दोस्तों, इसमें इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अब जो है परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न बनने लगे हैं। कैसे? कि जब पूछ ले आपसे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को कौन सा समास कहा जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसके प्रकार भी मैंने आपको बता दिए, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। आपसे इसके प्रकार कभी नहीं पूछा जाएगा हिंदी में। डन है? चलिए, अब आपका दोस्तों आता है अगला बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। ये कौन सा है? आपका पांचवा है ना? हाँ, पांचवा है। देखिए, ये द्वंद्व समास हमने चौथे नंबर पर पढ़ा और बहुब्रीहि समास आपका पांचवें नंबर पर आ रहा है। अब इसको समझना है कैसे। देखिए, बहुब्रीहि समास, चलिए बहुब्रीहि समास में कैसे आपको समझना है। देखिए, जो समास है इसको मैं पढ़ा तो दे रहा हूं, लगभग 3 क्लास आपकी लगेंगी, लेकिन इसका जब मैं आपको टेस्ट कराना शुरू करूंगा, अभ्यास कराना शुरू करूंगा, तो समास आपको बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। कैसे पहचानना है इसका भी तरीका शॉर्ट में आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समास। अब यहां पर समझिए, यहां पर अगर पदों की प्रधानता के बारे में बात करें तो उभय पद अप्रधान, उभय पद अप्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, अन्य पद क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। और जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे, जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे, मतलब जिनका भी अलग अर्थ निकलता होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। ठीक है, और आपको एक मैं बता दूं तरीका, चलिए अभी उदाहरण देखते हैं उसके बाद। ठीक है, बहुब्रीहि समास आप समझ गए, इतनी सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे कि उसमें बहुब्रीहि समास कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि में आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने बताया कि बहुब्रीहि अगर दिया है आप बहुब्रीहि ही लगा देंगे। ठीक है, वैसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं। उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। इसमें आपने समझ लिया ना कि दोनों पद अप्रधान, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य कोई पद होता है जो प्रधान हो जाता है, और योग रूढ़ के जितने भी शब्द आते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में लिख रहा हूं, जैसे अनंग। ठीक है, और आपको लिख दे रहा हूं मैं जैसे रतिपति। ठीक है, अनंग है, रतिपति है, उसके बाद में और लिख दे रहा हूं दोस्तों विषधर है। ठीक है, अब ऐसे तमाम है, लंबोदर। अब देखिए, विश्लेषण अगर हम करें लंबोदर को मान लीजिए, तो इसका इसका विश्लेषण आप अलग अलग कैसे करेंगे, मतलब लंबा और उदर। अब यहां से अगर अर्थ आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लंबा पेट। ठीक है, यही तो होगा, लेकिन जो इसका योगरूढ़ वाला अर्थ आता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है गणेश जी के लिए। ठीक है, तो लंबोदर मतलब गणेश जी, लंबा है उदर जिसका, वो कौन हो जाते हैं? गणेश जी हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर देखिए अनंग, मतलब जिस अंग नहीं है जिसका। ठीक है, जो है जो बिना अंग का है, मतलब अनंग। ये अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि नहीं तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे भाइयों,
तीसरा अर्थ निकला क्या, कामदेव। तो यहां पर अनंग जो है वो हमेशा कामदेव का अर्थ देता है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमेशा आपका किसमें जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा। रतिपति, रति का जो है पति, तो वो क्या होते हैं, वो भी कामदेव होते हैं, वो भी बहुब्रीहि में। विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ये भी किसमें जाएगा, बहुब्रीहि में जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको यही करना है, क्या, बहुब्रीहि में ही लगाना है। हमने बताया आपको विच्छेद तो अलग अलग, विग्रह आप करेंगे तो अलग अलग होगा इसका समास विग्रह। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जब आपको बहुब्रीहि समास रहे तो बहुब्रीहि ही लगाना है। देवी देवताओं के जितने पर्यायवाची हैं सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, देवी देवताओं के जितने उदाहरण होते हैं सब बहुब्रीहि समास के ही होते हैं, जितने पर्यायवाची होते हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊं, पीतांबर। अब देखिए यहां पर पीतांबर का मतलब दो चीजें, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। ठीक है, अब पीला है जो वस्त्र वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पीला है जो वस्त्र वो होता है, मतलब वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, मतलब कर्मधारय हो जाएगा। और अगर बात करें कि पीला वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, पीला वस्त्र धारण करने वाला जो पीतांबर होता है भगवान विष्णु का पर्यायवाची, तो दोस्तों यहां बहुब्रीहि समास तुरंत आ जाएगा आपका, क्या, बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि आपको पीतांबर केवल अभी देता है, अलग से शब्द में देता है आपको कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि लगाइएगा। ठीक है, प्रमुखता आपको बहुब्रीहि को देनी है। यदि आपसे कहा जाए कि राम जो है, राम नाम का पीतांबर ओढ़े हुए, मतलब एक पीतांबर है जो राम नाम से लिखा हुआ, मतलब राम उस पर लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या लगाना है, जैसे राम नाम का पीतांबर ओढ़े हुए, तो क्या राम नाम के विष्णु भगवान को ओढ़े हुए कोई जाएगा, नहीं। राम नाम का पीतांबर ओढ़े हुए मतलब ऐसा पीला वस्त्र है जिस पर राम लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वस्त्र की बात हुई। ठीक है, और यहां पर अगर आपको पद केवल अलग से एक देता है कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास ही आप लगाएंगे। ठीक है, जैसे चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज। अब यहां देखिए चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह, तो चतुर्भुज देखिए दो तरीके से, एक आपका चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह। देखिए इसका अभ्यास ही आपको करना है, अभ्यास करने से ही आएगा। ठीक है, और क्या है, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, आप बताइए, चार भुजाओं का समूह और चार भुजाएं हैं जिसकी, तो ये जब आप बताएंगे तो ये तो आपका द्विगु हो गया। ठीक है, ये वाला विच्छेद से, इसके विग्रह से, और ये वाला विग्रह आपका हो गया, तो ये आपका बहुब्रीहि, क्या है, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार भुजाएं विष्णु जी। अब दोस्तों बताइए चार भुजाएं किसकी होती हैं दोस्तों, हाँ विष्णु जी का ही होता है ना। तो अब बताइए यहां पर बहुब्रीहि, लेकिन अगर चतुर्भुज आपको केवल अलग से देता है तो आप बहुब्रीहि लगा दीजिएगा, और यदि बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों द्विगु दोनों है तब बहुब्रीहि लगाइएगा, और अगर आपको बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आपको हमेशा द्विगु ही लगाना है। तो ये वहां पर आपका सेंस काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी दोस्तों, ये आपका बहुब्रीहि हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय हो गया, इन सभी में अंतर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, ये अंतर भी आपको क्या हो गया, स्पष्ट हो गया है। अब इनका अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और कुछ उदाहरण अगर मिल जाएं, जैसे निशाचर की बात आती है, तो इसमें तो आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि रात्रि में विचरण करने वाला, क्या, रात्रि में विचरण करने वाला, तो उसका अर्थ आपका निकला पिशाच, क्या, पिशाच, तो सीधे सीधे बहुब्रीहि समास। यही सारे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसका टेस्ट डालूंगा आपके लिए, और टेस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनका मैं वही उत्तर रखूंगा जो पिछली परीक्षाओं में रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाएगी, क्लास काफी लंबी हो गई है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश किया है। ठीक है,
और मैंने बताया भी कि आपको कौन सा उत्तर चुनना चाहिए उसमें। ठीक, बाकी जो है, बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर भी होता है और आयोग के ऊपर भी होता है कि कौन सा उत्तर सही मानता है, लेकिन जहां दोनों ऑप्शंस आते हैं वहां वो दोनों ऑप्शन सही मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।